नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान की जो भाषा और साहित्य है, राजस्थान की जो भी भाषाएं चलती हैं, जो भी बोलियां चलती हैं, तो राजस्थान का साहित्य है, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखते हैं राजस्थान के रीति रिवाज। कौन कौन से रीति रिवाज हैं जो कि राजस्थान के अंदर चलते हैं, कौन कौन से संस्कार हैं जो कि अपने यहाँ पे माने जाते हैं। तो 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार जो है वो होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होते हैं जन्म से संबंधित संस्कार, जब व्यक्ति का किसी भी इंसान का जन्म होता है, उसके बाद उसका विवाह होता है, तो विवाह से संबंधित संस्कार हो गए। तो एक तो हो गए जन्म से संबंधित संस्कार। अब जन्म हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका विवाह होता है, और हो गया दूसरा विवाह से संबंधित संस्कार। विवाह से संबंधित संस्कार के बाद क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु से संबंधित संस्कार। तो 3 प्रकार के संस्कार हैं, सामान्यतः हम पढ़ते हैं। जन्म से संबंधित संस्कार कौन कौन से होते हैं, जन्म से संबंधित वो अपन देखने वाले हैं। विवाह से संबंधित संस्कार, कौन कौन से संस्कार विवाह से संबंधित होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं विवाह से संबंधित संस्कारों से, तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से इनको पढ़ना है। विवाह से संबंधित जो संस्कार होते हैं उनसे प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। जन्म और मृत्यु से संबंधित जो संस्कार हैं उनसे 2-4 क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सबसे पहले जन्म होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म से संबंधित संस्कार। जन्म से संबंधित कुल 16 संस्कार होते हैं। इनमें से 3 संस्कार जो हैं ये होते हैं जन्म से पहले, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उससे पहले होते हैं 3 संस्कार, और 13 संस्कार जो हैं वो होते हैं जन्म होने के बाद में। तो कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं जो कि जन्म से संबंधित संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार कौन कौन से होते हैं के बारे में हम बात करते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार जो है ये कब मनाया जाता है, जब महिला गर्भवती होती है तब ये जो संस्कार है ये मनाया जाता है। महिला के गर्भवती होने पे मनाया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है, गर्भाधान संस्कार कहलाता है। ये बच्चे के जन्म से पहले मनाया जाता है। ये संस्कार बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे जो संस्कार है ये मनाया जाता है, ठीक है। एक मनाया जाता है जो कि बच्चे के जन्म से पहले मनाया जाता है, पुंसवन संस्कार। ये किस लिए मनाया जाता है कि जो भी होने वाली संतान है वो पुत्र ही हो, के लिए ये जो संस्कार है ये मनाया जाता है। पहले के टाइम पे ऐसे मानते थे, लोग चाहते थे कि होने वाली जो संतान है वो पुत्र ही होना चाहिए, यानी कि बेटा होना चाहिए। तो बेटा हो उसके लिए मनाया जाने वाला जो संस्कार है ये होता था पुंसवन संस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है जन्म से पहले जो संस्कार मनाया जाता है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये किस लिए मनाया जाता था, तो ये जो संस्कार है ये मनाया जाता है कि जो भी होने वाली संतान है वो जादू टोने से बचाने के लिए ये जो संस्कार है ये किया जाता है। तो हमने 3 संस्कार देखे जो कि बच्चे के जन्म से पहले ये जो तीनों संस्कार हैं ये मनाए जाते हैं। ये जो संस्कार हैं ये किए जाते हैं। गर्भाधान जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार मनाया जाता है कि जो भी होने वाली संतान है वो बेटा ही हो, के लिए ये जो संस्कार है ये मनाया जाता है। और सीमांतोन्नयन संस्कार जो है ये मनाया जाता है कि होने वाली जो संतान है उसको जादू टोने से बचाने के लिए जो संस्कार है ये किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो जन्म के बाद में कौन कौन से संस्कार जो हैं वो किए जाते हैं। तो 3 हमने देखे जन्म से पहले, और 13 संस्कार होते हैं जो कि जन्म के बाद में किए जाते हैं। तो कुल मिला के जन्म से संबंधित होते हैं 16 संस्कार। जन्म के बाद वाले देखते हैं। सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय उसको घूंटी वगैरह देते हैं, उस टाइम पे जो संस्कार होता है वो है जात कर्म संस्कार। सीधा सा है, कॉमन सा है, सब जानते हैं, तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो नहीं पूछे जाते। इसके बाद बच्चे के जन्म के 10वें या फिर 11वें दिन पे उसका नाम रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं, नामकरण संस्कार। तो ये भी हम सब जानते हैं, जब भी बच्चे के जन्म के 10वें या 11वें दिन पे उसका नाम रखा जाता है ये क्या बोलते हैं, नामकरण
संस्कार बोलते हैं। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो 4 महीने के बाद में बच्चे को पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते थे। आजकल नहीं होता, पहले होता था। जब बच्चा 4 महीने का नहीं होता था उससे पहले उसको बाहर नहीं निकालते थे। जैसे ही वो 4 महीने का होता था उसके बाद में उसको पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाते थे, ताकि बच्चा जो है वो सूर्य और चंद्रमा की तरह तेज बने, उनके जैसा तेज उसके चेहरे पे, वैसी चमक, वैसी तेज हो। ठीक है, इसके लिए जैसे ही बच्चा 4 महीने का होता था तो उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते थे। तो ये संस्कार क्या कहलाता था? निष्कर्मण संस्कार। और ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कि निष्क्रमण संस्कार किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जन्म से संबंधित संस्कार। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, कोई भी संस्कार का नाम आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये जो संस्कार है किससे संबंधित है, जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है या फिर मृत्यु से संबंधित है। तो निष्क्रमण संस्कार जो है ये कई बार पूछा हुआ है। निष्क्रमण संस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जन्म से संबंधित संस्कार है। जैसे ही बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। के बाद जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको पहली बार अन्न यानी कि अनाज खिलाया जाता है। तो 6 महीने तक के जो बच्चा होता है उसको केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। जैसे ही 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसको पहली बार कोई भी अनाज खिलाया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक संस्कार होता है, उसको बोला जाता है अन्नप्राशन संस्कार। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अन्न यानी कि पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, कब? जब वो 6 महीने का हो जाता है। इस संस्कार को बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। के बाद जब बच्चा 1 या फिर 3 साल का हो जाता है उसके कान छिदवाए जाते हैं। पहले क्या होता था, जो राजपूत वगैरह इनमें होते थे तो सबके ही कान छिदवाते थे, लड़कों के भी लड़कियों के भी। उस टाइम पे संस्कार होते थे सारे। आजकल तो नहीं मनाते ये लोग संस्कार सारे के सारे। तो बोलते हैं कर्ण भेद संस्कार। कब मनाया जाता है? देखो नाम से पता चल रहा है, कर्ण यानी कि कान और भेद यानी भेदना यानी छेद करना। तो कान भेदना कब? जब बच्चा 3 या 1 या फिर 3 साल का हो जाता था तब उसके कान भिदवाए जाते थे, यानी कान छिदवाए जाते थे, जिनको कि कान भेदना भी बोलते हैं। इस संस्कार को क्या बोलते हैं? कर्ण भेद संस्कार। ये होता है कर्ण भेद संस्कार। और कौन कौन से संस्कार हैं? उसके बाद जब बच्चा 1 या फिर 5 साल का हो जाता है तो उसको पहली बार कुल देवता और उनकी जो कुल देवी होती है वहां पे बच्चे की जो चोटी होती है वो कटवाई जाती है। तो पूरा चोटी सहित उसके जो बाल हैं ये कटवाए जाते हैं पहली बार। तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जड़ूला संस्कार। तो जड़ूला उतरवाते हैं, उनकी जो भी कुल देवी या फिर कुल देवता होता है वहां पे बच्चे के जो बाल हैं, चोटी भी, उसकी जो चोटी होती है वो भी वहां पे चढ़ाई जाती है। तो वहां पे क्या करते हैं? चोटी चढ़ाते हैं बच्चे की। तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जड़ूला संस्कार। तो कई बार पूछा जाता है जड़ूला किससे संबंधित है? बच्चे के जन्म से संबंधित संस्कार है। क्या आपको ध्यान रखना है? एक तो निष्क्रमण है जो कि कई बार पूछा जाता है। निष्क्रमण संस्कार क्या है? हमने देखा था निष्क्रमण संस्कार। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है निष्क्रमण संस्कार किससे संबंधित है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तब उसको पहली बार सूर्य और चंद्रमा के जो दर्शन हैं वो करवाए जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के दर्शन जो हैं ये करवाए जाते हैं निष्क्रमण संस्कार में। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो कोई भी शुभ तिथि देख के उसको विद्या का ज्ञान करवाते हैं, उसको बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार। तो नाम से ही पता चल रहा है विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, उसके बाद वेदों का ज्ञान लेने से पहले जनेऊ धारण करता है। ठीक है, तो जब बच्चा 5 साल का हो गया उसको विद्या धारण करवानी है तो वेदों का ज्ञान लेने के लिए पहले उनको गुरुकुल भेज दिया करते थे, यानी उनके स्कूल गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहां पे उनको वेदों का ज्ञान लेने के लिए भेजते थे। जैसे ही बच्चा वेदों का ज्ञान लेने के लिए जाएगा तो उससे पहले वो जनेऊ धारण करके जाता था। ठीक है, जब वो वेदों का ज्ञान लेने जाता था तो पहले जनेऊ धारण करके फिर जाता था। ठीक है, तो जनेऊ धारण करने का भी संस्कार होता है, वो बोलते हैं जनेऊ या फिर यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं।
तो वेदों का ज्ञान लेने जाने से पहले जनेऊ धारण करवाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनेऊ संस्कार या फिर यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। अब उसके बाद वो वेदों का ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल में चला गया। वहां पे वो 12 साल तक रहता है और वेदों का ज्ञान लेता है। ठीक है, जब वो 12 साल तक गुरुकुल में रहता है तो वहां पे वो ना तो बाल कटवाता है, ना ही दाढ़ी कटवाता है, कोई भी चीज नहीं करता। जैसे वहां पे गया है, जब वो बाहर निकल के आएगा 12 साल के बाद, उसके बाद उसके जो बाल हैं वो काटे जाते हैं। ठीक है, तो गुरुकुल में जैसे गया है वैसे ही रहता है 12 साल तक। तो गुरुकुल में जब वो जाता है 12 साल तक वेदों का ज्ञान लेने के लिए, तब उसको क्या बोलते हैं? वेद आरंभ, वेदारंभ, यानी कि वेदों का ज्ञान लेना आरंभ हो गया। तो उस संस्कार को क्या बोलते हैं? वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वेद का ज्ञान लेना आरंभ हो गया। ठीक है, और वेदों का ज्ञान लेने जाने से पहले वो क्या करता है? जनेऊ धारण करता है। उसके बाद वो वेदों का ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल में जाता है और वहां पे रहता है 12 साल तक और वेदों का ज्ञान लेता है। ठीक है, उसके बाद जब वो गुरुकुल से वापस लौटता है, तब वो अपने जो बाल हैं या फिर केश हैं उनका दान करके आता है, या फिर वो गायों का दान करके आता है। ये क्या बोलते हैं? केशांत, यानी केशों का अंत करके आना। ठीक है, अपने बालों का अंत करके आना। केश यानी क्या होता है? बाल होता है। तो केशांत यानी केशों का अंत करके आना। तो यहाँ पे जब वो बाल दान करता है तो उसकी चोटी नहीं काटी जाती। ठीक है, चोटी नहीं काटते, में चोटी छोड़ देते हैं। बाकी जो केश, बाकी जो बाल हैं उनका यहाँ पे वो दान करके आता है। ठीक है, तो इस संस्कार को बोलते हैं गोदान या फिर केशांत संस्कार। ठीक है, उसके बाद घर जाने से पहले गुरु से दीक्षित होता है, यानी कि उसने 12 साल तक गुरुकुल में वेदों का ज्ञान ले लिया, अपने केसों का भी दान कर दिया। ठीक है, जब वो जा रहा है, अब घर जाने से पहले जो भी उसके गुरुजी हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करता है, उनसे दीक्षित होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? दीक्षांत संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार। तो आपको इनको देखो सीक्वेंस से याद रखना है। बच्चा 5 साल का हुआ तो अब उसको विद्या का ज्ञान करवाना, एक शुभ तिथि देख के विद्या का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि अक्षर का ज्ञान करवाते हैं सबसे पहली बार। तो पहली बार अक्षर का ज्ञान करवाते हैं, उसको बोलते हैं विद्या आरंभ हो गई। अब विद्या लेने के लिए वो गुरुकुल जाता है। ठीक है, गुरुकुल में जाके वो वेदों का ज्ञान लेता है। वेदों का ज्ञान लेने से पहले वो जनेऊ धारण करता है, तो उसको जनेऊ या फिर यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। उसके बाद गुरुकुल चला गया, वहां पे 12 साल तक वेदों का ज्ञान लेता है, उसको वेदारंभ बोलते हैं। ठीक है, वेदारंभ संस्कार के बाद जब वो पूरा 12 साल तक उसने वेदों का ज्ञान ले लिया, जब वो वापस आएगा तो अपने केसों का दान करके वहीं पे आएगा, जैसे वहां पे आया था वैसे ही वापस जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं केशांत संस्कार, या फिर गायों का दान करता है तो गो दान संस्कार बोलते हैं। अब घर आ रहा है तो घर आने से पहले अपने जो गुरुजी हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, उनसे दीक्षित होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शांत संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार। तो ये इसका पूरा पढ़ाई लिखाई का जो काम है वो हो गया। अब पढ़ लिया लिख लिया, अब क्या करेगा? घर आते ही उसकी क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। तो इसमें आ जाएंगे सारे के सारे विवाह संस्कार हो जाएंगे। ये है विवाह संस्कार। विवाह हो गया, उसके बाद कौन सा संस्कार बचता है? उसके बाद उसकी मृत्यु होगी लास्ट में, तो उसका अंत्येष्टि, अन्येष्टि या फिर उसको बोलते हैं मृत्यु संस्कार। तो मृत्यु संस्कार या फिर इसको बोलते हैं अन्येष्टि संस्कार। तो ये हमने पूरे की पूरे जो 16 संस्कार हैं वो देख लिए। 3 होते हैं जन्म से पहले और 13 संस्कार होते हैं जन्म के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ संस्कार हैं तो ऐसे ही बोला जाता है, जैसे कि बच्चे के जन्म का जो 8वां दिन होता है उस दिन महिलाएं जो हैं वो आख्या करती हैं, यानी कि साथिया वगैरह बनाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आख्या करना बोलते हैं। उसके बाद बच्चे को जब पहली बार नहलाया जाता है, जच्चा और बच्चा, जच्चा किसको बोलते हैं? जो भी बच्चे की माँ होती है उसको बोलते हैं जच्चा। तो पहली बार जब जच्चा और बच्चा को स्नान करवाया जाता है, उस स्नान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नहाण, को बोलते हैं नहाण। ठीक है, उसके बाद एक जामना होता है, तो पीहर पक्ष से जो भी लड़की है कि पीहर वालों की तरफ से जो वस्त्र
और आभूषण आते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जामना। जामना ध्यान रखना है, पीहर पक्ष से आने वाले जो वस्त्र और आभूषण है उनको बोला जाता है जामना। एक होता है कोथला। कोथला क्या होता है, कोथले में क्या होता है, लड़की और जवाई को घर पे बुलाया जाता है, यानी लड़की के घर पे बुलाते हैं और उनको वस्त्र और आभूषण देते हैं। ठीक है, अगर लड़की के ससुराल में आ रहा है लड़की के पीहर पक्ष की तरफ से, तब तो वो कहलाता है जामना, कि वस्त्र और आभूषण इसमें देते हैं। लेकिन अगर लड़की को और जो जवाई है उनको लड़की के घर पे यानी लड़की के पीहर में बुला के अगर उनको वस्त्र और आभूषण दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोथला। दोनों में ध्यान रखना है, जामना लड़की के ससुराल में आता है, आता दोनों में ही क्या है, वस्त्र और आभूषण है वो लड़की के पीहर वाले देते हैं। ठीक है, दोनों में लड़की के पीहर वाले देते हैं। जामने में तो लड़की के ससुराल में भिजवाए जाते हैं और कोथला में लड़की और जमाई को घर पे बुला के उनको वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं। तो ये हमने धर्म से संबंधित जो भी संस्कार थे उनके बारे में देख लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं विवाह से संबंधित संस्कार। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ये इन्हीं से पूछा जाता है। तो विवाह से संबंधित संस्कारों से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, पहले के पूछे हुए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और बाकी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है विवाह में, सबसे पहले होती है सगाई। हम सब जानते हैं सबसे पहले सगाई होती है, यानी कि लड़का और लड़की एक दूसरे के घर वाले आपस में पसंद करके उनको पक्का कर देना, तो वो हो गई सगाई। उसके बाद सगाई करवाने वाला एक क्या होता है, बिचौलिया, इसको मीडिएटर बोलते हैं, बिचौलिया, या फिर इसको बोलते हैं बड़ालिया। बिचौलिया देखो बड़ा लोग होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, या तो कोई नाई है वो सगाई फिक्स करता था या फिर पंडित जो है वो फिक्स करता था। पहले नाई या फिर पंडित जो है ये बिचौलिए हुआ करते थे। तो सगाई करवाने वाला वो जो पंडित या फिर नाई होता है उसको क्या बोलते हैं, बिचौलिया, या फिर उसको बोलते हैं बड़ालिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिचौलिया संस्कार। जो भी पंडित या नाई जो कि सगाई करवाता है, जो मीडिएटर होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चिकनी कोथली। तो चिकनी कोथली क्या है, वर पक्ष के द्वारा सगाई के बाद वधू के लिए भेजे जाने वाले उपहार, यानी लड़के वालों की तरफ से, अब सगाई हो चुकी है तो लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए कुछ उपहार या भेंट भेजी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चिकनी कोथली बोलते हैं। ठीक है, कांकन डोरा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कांकन डोरा क्या है, जब दूल्हा दुल्हन का बान बैठाते हैं तो उनके हाथ में एक डोरा बांधा जाता है जो कि लाख या फिर किसका होता है, लोहे का, के अंदर लाख या फिर क्या होता है, उस डोरे में लोहा होता है ताकि उनको कोई जादू टोना नहीं हो, कोई नजर नहीं लगे, तो उसको बोलते हैं कांकन डोरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कांकन डोरा किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित है। कांकन डोरा क्या होता है, दूल्हा दुल्हन का जब बान बैठता है, जब बान बैठाते हैं उस समय उनके हाथ में एक डोरा बांधा जाता है जो कि लाख या फिर लोहे का होता है। वो जो डोरा होता है लाख भी होता है, लोहा भी होता है, लाख या लोहा हो सकता है उसमें, उसको बोलते हैं कांकन डोरा। ठीक है, अब बान बैठ गया, उसके बाद क्या होता है, शादी हो रही होती है, तो शादी में वर पक्ष के द्वारा दिए जाने वाला जो भोजन होता है, तो जो लड़के वाले होते हैं वो शादी से पहले ही लगभग भोजन रख लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेल, जिसको हम आम भाषा में मेल बोलते हैं। तो लड़कों के मेल जो होती है वो शादी से पहले कर देते हैं। ठीक है, तो उसको और क्या बोलते हैं, मांडा भी बोलते हैं। तो जो मेल करते हैं यानी कि लड़के वालों के द्वारा जो भोजन किया जाता है उसको मेल बोलते हैं, या फिर इसको मांडा भी बोलते हैं। बढ़ार, बढ़ार भी इसी को बोलते हैं, और जनोटन भी इसी को बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मेल क्या है, तो लड़के वालों के द्वारा किया जाने वाला जो भोजन है उसको बोलते हैं मेल, मांडा, बढ़ार या फिर जनोटन बोलते हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिंदोरी क्या होती है, तो शादी से एक दिन पहले लड़के को और लड़की को, यानी कि जो भी दूल्हा दुल्हन है, उनको गाजे बाजे के साथ में पूरे गांव की सैर करवाते हैं और रिश्तेदारों के घर में खाना खिलाते हैं। ठीक है, बिंदोरी निकालते हैं अलग अलग जगह पे।
आज कोई रिश्तेदार बिंदोरी निकाल रहा है, तो आजकल तो कई ज्यादा निकालने लग गए। कभी किसी के 5-7 दिन चलती हैं बिंदोरिया, यानी 5-7 बिंदोरिया निकल जाती हैं। कभी कोई रिश्तेदार निकाल रहा है, घर पे बुलाते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, गाजे बाजे के साथ वापस लेके जाते हैं, तो ये होती है बिंदोरी। अगर आपसे बिंदोरी जैसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो सभी लोग कर दोगे। ऐसे कॉमन जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते। अगर आपसे मेल पूछेगा तो वो क्या बोलेगा, या तो बोलेगा मांडा क्या है, पढ़ार क्या है, जनोटन क्या है, ये पूछेगा, मेल नहीं देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मुगदड़ा, मुगदड़ा क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप पीछे के प्रश्न देख सकते हो, एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो। तो मुगदड़ा जो है कई बार पूछा हुआ है। मुगदड़ा क्या है, तो जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी की स्थापना कर देते हैं, सबसे पहला भोग जो लगाते हैं वो गणेश जी का लगाते हैं। उसके बाद शादी के लिए जो भी खाना बनेगा, जहाँ पे भी लकड़ी काम में आएगी, वो जो लकड़ी होती है गणेश जी की स्थापना करने के बाद में जो लकड़ी हम काम में लेते हैं, उसको चाहे हम खाना बनाने में लें, या फिर हम उसको हवन में लें, या फिर हम उसको फेरों में लें, किसी भी चीज में जो लकड़ी काम में लेते हैं शादी में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बाद में, उसको बोलते हैं, उन लकड़ियों को बोलते हैं मुगधड़ा। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आप इसके 5-7 स्टार लगा सकते हैं। तो मुगधड़ा क्या है, शादी में, विवाह में हम गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी लकड़ियां काम में लेते हैं उन लकड़ियों को बोलते हैं मुगधड़ा। ठीक है, तो पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इकताई क्या है, तो पहले तो क्या होता था, सिले सिलाई कपड़े नहीं मिलते थे, तो जो भी वर है, जो दूल्हा है, उसके कपड़े सिलाने के लिए दर्जी बैठाया जाता था। उस दर्जी को क्या बोलते हैं, इकताई बोलते हैं। दर्जी को क्या बोलते हैं, जो कि वर के कपड़े सिलता है, तो बोलते हैं इकताई। के बाद है बरी पड़ला। तो बरी पड़ला क्या होता है, बरी का मतलब क्या होता है, जो भी दुल्हन का बेस होता है, जो दुल्हन की बरी होती है, और किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये दिलाई जाती है लड़के वालों की तरफ से। पड़ला, पड़ले का मतलब क्या हो गया, जो भी चूड़ा, आभूषण, गहने जो भी होंगे वो पड़ला होता है। तो एक साथ बोल दिया जाता है बरी पड़ला क्या है, तो वर पक्ष के द्वारा, यानी कि लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए भेजे जाने वाले वस्त्र और आभूषण, उनको क्या बोलते हैं, बरी पड़ला। अगर अकेला बरी आता है तो ये क्या है, शादी का जो जोड़ा होता है उसको बोलते हैं, और ये लड़के वालों की तरफ से दिलाया जाता है वधू को। पड़ला में क्या आ गए, जो भी आभूषण, चूड़ा वगैरह, जो भी गहने हैं वो पड़ला में आ गए। तो बरी पड़ला क्या है, लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए भेजे जाने वाले वस्त्र और आभूषण। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। सामेला काफी महत्वपूर्ण है, सामेला कई बार पूछा जाता है। सामेला क्या है, या फिर इसको बोलते हैं मधुपर्क। मधुपर्क या सामेला क्या है, तो वधु पक्ष के सगे संबंधी होते हैं, यानी कि लड़की वालों के जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा बारातियों का जनवासे में आकर, जनवासा क्या होता है, जहाँ पे बारातियों को ठहराया जाता है, जहाँ पे उनको रोका जाता है, तो जहाँ पे बारात रुकी हुई होती है उस जगह को बोलते हैं जनवासा। तो बारात का डेरा बोल सकते हैं, बारात का डेरा, उसको क्या बोलते हैं, जनवासा बोलते हैं। तो जनवासे में जाके लड़की वालों की तरफ से, लड़की वालों के जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो भी सगे संबंधी होते हैं, उनकी तरफ से बारातियों का स्वागत करना क्या कहलाता है, सामेला कहलाता है, या फिर इसको मधुपर्क भी बोलते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद होती है, अब सामेला हो गया, उसके बाद आती है झिलमिला की आरती। तो जब दूल्हा आता है गेट पे, तब दूल्हे की जो सास होती है वो उसकी आरती उतारती है। ठीक है, तो सामेला के बाद आपने देखा होगा दूल्हा जो है वो तोरण मारता है, और तोरण मारता है तब कहाँ पे आता है, गेट पे आके तोरण मारता है। जो भी मेन गेट होता है वहां पे आके तोरण मारता है। तो वहां पे दूल्हे की जो सास होती है वो उसकी आरती उतारती है। तो दूल्हे की सास के द्वारा दूल्हे की उतारे जाने वाली जो आरती है तो क्या बोलते हैं, झिलमिला की आरती। उस आरती को बोलते हैं झिलमिला की आरती। तो ये भी पूछा हुआ है कि झिलमिला की आरती किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित एक संस्कार है झिलमिला की आरती, जो कि दूल्हे की सास के द्वारा दूल्हे की उतारी जाती है। ठीक है, आरती उतारी जाती है। उसके बाद है बाला चुन्नड़ या फिर मामा चुन्नड़ क्या होती है। मामा नाम से ही पता चल रहा है, मामा की तरफ से लाई जाने वाली चूनड़, किसके लिए, जो भी लड़की है जिसकी शादी हो रही है उसकी मम्मी के लिए,
यानी कि मामा की तरफ से अपनी बहन के लिए लाई जाने वाली चूंदड़ी या फिर जो ओढ़नी होती है। मामा जो ओढ़नी उड़ाते हैं अपनी बहन को, जिस बहन की लड़की की शादी है उस बहन को जिसको वो ओढ़नी उड़ाते हैं, उस चूनड़ी को या ओढ़नी को क्या बोलते हैं? मामा चूनड़ या फिर बाला चूनड़ बोलते हैं। भी ध्यान रखना है, बाला चूनड़ क्या है, मामा चूनड़ क्या है। तो मामा के द्वारा अपनी बहन के लिए लाई गई जो ओढ़नी है वो कहलाती है बाला चूनड़ या फिर मामा चूनड़। मामा जो है भांजी के लिए भी ओढ़नी लेके आते हैं जिसकी शादी है, उसको बोलते हैं कंवर जोड़। उसको क्या बोलते हैं? कंवर जोड़। अगर अपनी बहन के लिए लाते हैं उसको बोलते हैं मामा चूनड़ या फिर बाला चूनड़। और मामा द्वारा भांजी के लिए पूरी पोशाक भी लाई जाती है, वो बोलते हैं, उस पूरी पोशाक को बोलते हैं कोरणियों। तो ये तीनों एक साथ ध्यान रखनी है आपको। मामा जब बहन के लिए चुनड़ी लाता है या ओढ़नी लाता है उसको बोलते हैं बाला चुनड़ या फिर मामा चुनड़। और जो भांजी है जिसकी शादी है उसके लिए जो ओढ़नी लाते हैं उसको बोलते हैं कंवर जोड़। कंवर सा बोलते हैं दूल्हे को, तो कंवर जोड़ यानी कंवर सा का इनके साथ जोड़, कंवर जोड़। और उसी से क्या किया जाता है? कंवर जोड़ किया जाता है। और जो पूरी पोशाक लाई जाती है मामा के द्वारा उसको बोलते हैं कोरणियों। ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद बिनोटा, हम सब जानते हैं बिनोटा, फिर भी ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिनोटा क्या है? तो दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती हैं जिनको कि छुपाया जाता है वो क्या है? बिनोटा कहलाते हैं। तो वर वधू की जूतियां बिनोटा कहलाती हैं। तो बिनोटा कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो बिनोटा क्या है? वर वधू की जूतियां। उसके बाद है कन्यावल। कन्यावल क्या है? तो शादी के दिन लड़की के जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा व्रत रखा जाता है। और ये व्रत कब खोलते हैं? जब फेरे हो जाते हैं। तो फेरे होने के बाद में लड़की के जो माता पिता हैं वो अपना व्रत खोलते हैं। तो लड़की के माता पिता के द्वारा शादी के दिन रखे जाने वाला जो व्रत होता है वो बोलते हैं कन्यावल। ये भी पूछा जाता है कन्यावल क्या है? वधू के माता पिता के द्वारा व्रत रखना क्या कहलाता है? कन्यावल कहलाता है। उसके बाद है ओझण। ओझण भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ओझण क्या है। हमने देखा था कि विवाह से संबंधित जो संस्कार हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो विवाह से संबंधित जो संस्कार हैं वो लगभग आपको ध्यान होने चाहिए, वहीं से प्रश्न बार बार बनते हैं। ओझण क्या है? फेरों के बाद में लड़की वालों के द्वारा जो दहेज दिया जाता है, कुछ तो सामान पहले दे देते हैं लेकिन फेरे हो जाते हैं उसके बाद सुबह विदा वगैरह देते हैं, जो भी विदा वगैरह दी जाती है तो उसको भी दहेज बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो है ओझण। तो ये होती है फेरों के बाद में लड़की वालों के द्वारा दिया जाने वाला दहेज। दहेज पूरा लड़की वाले ही देते हैं। ओझण क्या है? फेरों के बाद में वधू पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला दहेज ओझण कहलाता है। ये ध्यान रखना है इसमें कि फेरों के बाद में दिया जाता है। फेरे होने के बाद सुबह जो विदा करते हैं उसको ओझण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है समठणी या फिर जिसको समठुणी भी बोल देते हैं। तो समठणी या फिर समठुणी क्या है? तो फेरे होने के बाद में कपड़ों का जो दिखावा करते हैं, जो भी लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिए जाने वाले कपड़े हैं का दिखावा करते हैं उसको बोलते हैं समठुणी या फिर समठणी। यानी जो भी कंबल वगैरह दिए जाते हैं, जो भी कपड़े दिए जाते हैं उनका दिखावा करना क्या कहलाता है? समठणी या फिर समठुणी कहलाता है। रंग भरी या फिर पैरावणी क्या होती है? तो वधु पक्ष के लोगों के द्वारा वर पक्ष के लोगों को दिए जाने वाले जो उपहार या फिर भेंट होती है, यानी लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिया जाने वाला उपहार या जो भेंट होती है उसको बोलते हैं पहरावणी या फिर उसको रंग भरी भी बोलते हैं। पहरावणी जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओलंदी या फिर ओलंदा क्या होता है? तो जब सुबह लड़की विदा होती है उस टाइम पे उसके साथ में या तो कोई छोटी लड़की या फिर एक लड़का जाता है, वो बोलते हैं, जो भी उसके साथ जाता है लड़का या लड़की वो बोलते हैं ओलंदी या फिर ओलंदा। तो देखा होगा आपने, जब सुबह विदा होती है लड़की तो उसके साथ में या तो उसका कोई भाई कजन जाता है या कोई लड़की साथ में जाती है ससुराल उसकी, जब वो पहली बार जाती है विदाई के टाइम पे उसको बोलते हैं, जो साथ जाने वाला लड़का या लड़की है उसको क्या बोलते हैं? ओलंदी या फिर ओलंदा बोलते हैं, ठीक है। जेनवार क्या होता है? जेनवार होता है वधू के घर पे दिया जाने वाला जो भोजन है वो कहलाता है जेनवार। तो यानी कि बारात आ गई लड़की के घर पे, जब वो बाराती और बाकी लोग जो खाना खाते हैं लड़की के घर पे वो बोलते हैं जेनवार।
लड़के के घर पे जो खाना खाया जाता है वो लगभग 3 से 4 बार खाना खाया जाता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाते हैं, तो उनको अलग अलग नाम जो है वो दे रखा है। जैसे एक तो क्या है, बारात आते ही खाना खाती है, ठीक है। तो जब बारात आ जाती है तो उसको आते ही नाश्ता पानी करवाते हैं, यानी कि अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्होंने फेरे नहीं लिए हैं, तो अभी तक लड़की क्या है, कुंवारी है। कुंवारी है यानी फेरों से पहले वो खाना खा रहे हैं आते ही, तो उसको बोलते हैं, उस खाना खाने को बोलते हैं कुंवारी जान भात। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक फेरे नहीं हुए हैं और फेरों से पहले ही खाना खा रहे हैं, यानी कि लड़की अभी तक क्या है, कुंवारी है। तो उस खाने को, उस भोजन को बोलते हैं कुंवारी जान भात। अब फेरे हो गए, फेरे होने के बाद में फिर से खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं परणी जान भात। यानी कि अब जो लड़की है वो परणी गई, परणा दी गई, यानी उसकी शादी हो गई, फेरे हो गए, उस भोजन को बोलते हैं परणी जान भात। अब विवाह के अगले दिन सुबह सुबह जब जाते हैं उस टाइम पे खाना खाते हैं, वो बोलते हैं बड़ी जान भात। फिर जब उसका मुकलावा होता है, आजकल तो मुकलावा साथ में ही कर देते हैं, यानी कि फेर मोड़े के लिए जो आते हैं उस टाइम पे जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं मुकलवी जान भात। को बोलते हैं मुकलवी जान भात, यानी कि मुकलावे के समय खाया जाने वाला भोजन। चार जो भोजन है वो होते हैं लड़की के घर वालों की तरफ से, उसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं जेनवार। अगर आपसे पूछा जाए जेनवार क्या है, तो वधू के घर पे दिया जाने वाला जो भोजन है वो कहलाता है जेनवार। अगर वो फेरों से पहले भोजन दिया जा रहा है तो कुंवारी जान भात बोलते हैं उसको। अगर फेरों के बाद में भोजन हो रहा है, परणी जान भात। विवाह के अगले दिन जब विदाई होती है उस टाइम पे भी खाना खा के जाते हैं, तो बड़ी जान भात बोलते हैं। और मुकलावे के समय या फिर जिसको गोणा बोलते हैं वो बोलते हैं मुकलवी या फिर मुकलवी जान भात, ठीक है। अब मुकलावा या मुकलवी होता क्या है, जिसको कि गोणा भी बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो जब लड़की 18 साल की होती थी तब उसको दूल्हे के द्वारा पहली बार अपने घर लाया जाता था। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती थी तब तक लड़की अपने पीहर में रहती थी। जब वो 18 साल की हो जाती थी उसके बाद उसको ससुराल भेजा जाता था, तब वो लड़का है वो उसको लेने आता था और पहली बार वो अपने ससुराल जाती थी, ठीक है। वो बोलते हैं मुकलावा। आजकल क्या होता है, वैसे ही लेट शादियां होती हैं तो तुरंत उसी टाइम पे मुकलावा हो जाता है, ठीक है। लखनी की रस्म, कई बार पूछा हुआ है, लखनी की रस्म क्या है, दुल्हन की सास के द्वारा लाख का चूड़ा पहना के उसको रसोई का काम जो है, रसोई का जो काम है वो सौंप दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही लड़की अपने ससुराल जाती है तो दुल्हन की जो सास होती है वो दुल्हन को यानी कि लड़की को लाख का चूड़ा पहनाती है और उसके बाद उसको रसोई का जो भी कामकाज होता है वो सौंप देती है। उस रस्म को बोलते हैं लखनी की रस्म। तो ये ध्यान रखना है, लखनी की रस्म क्या होती है, तो जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास जो होती है वो उसको लाख का चूड़ा पहना के और रसोई के जो भी कामकाज हैं वो सौंप देती है। तो इस रस्म को बोला जाता है लखनी की रस्म। एक होती है रीत। तो रीत किसको बोलते हैं, लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं उनको बोलते हैं रीत, ये भी ध्यान रखना है। अगला है पाणी ग्रहण संस्कार। तो फेरों के टाइम पे दूल्हे और दुल्हन का एक दूसरे को जो हाथ पकड़वाया जाता है उसको बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार कई बार पूछा जाता है, किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित संस्कार है। फेरों के टाइम पे जब दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे का हाथ पकड़वाया जाता है उस संस्कार को बोला जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। के बाद है बासी मुजरा। बासी मुजरा क्या होता है, विवाह हो गया, विवाह के बाद में सुबह सुबह अगले दिन दूल्हे को बिना नहलाए धुलाए, यानी कुछ भी नहीं करना, ना ही मुंह धोना, हाथ धोना, ना ही नहलाना है, कुछ भी नहीं करना, वधू पक्ष की तरफ से दूध पिलाया जाता था। यानी बासी मुंह बोलते हैं ना, बासी, अभी तक मुंह बासी है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं है, नहाना धोना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो सुबह उठते ही उसको जैसा उठा है वैसे के वैसे वधू पक्ष के द्वारा यानी लड़की वालों की तरफ से दूध पिलाया जाता है, तो बोलते हैं बासी मुजरा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है बासी मुजरा क्या है, तो विवाह के बाद में दूल्हे को बिना नहलाए धुलाए वधू पक्ष के द्वारा दूध पिलाया जाता है, उसको बोलते हैं बासी मुजरा। अंगलिया, अंगलिया क्या है, तो लड़के के साथ में भी कई लड़के आते हैं, यानी जो वर होता है, जो दूल्हा होता है उसके साथ में भी कई लड़के आते हैं बारात के अंदर,
को बोलते हैं, उन लड़कों को बोलते हैं आंगलिया। तो ये सारे के सारे हमने विवाह से संबंधित जो संस्कार हैं उनके बारे में देख लिया, और काफी महत्वपूर्ण संस्कार हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो हैं वो विवाह से संबंधित संस्कारों से बनते हैं। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं मृत्यु से संबंधित संस्कार। तो मृत्यु से संबंधित थोड़े बहुत संस्कार हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो मृत्यु से संबंधित कौन कौन से संस्कार हैं? एक होती है बैकुंठी। तो आपने सुना होगा कि बैकुंठी निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? बैकुंठी। अगर कोई बुजुर्ग है, बुढ़ा व्यक्ति है, 100 साल या उससे ऊपर का है, उसकी निकाली जाती है बैकुंठी। और अगर कोई जवान व्यक्ति है, उसकी मौत हो जाती है, वो बोलते हैं अर्थी। तो अर्थी और बैकुंठी में क्या अंतर है? अगर बुढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग है जो भी मृतक है, तो उसकी निकाली जाती है बैकुंठी, और जवान व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसकी निकाली जाती है अर्थी। उसके बाद है बिखेर। तो बिखेर क्या होता है? जो भी मृतक है कि अर्थी के ऊपर फूल और कुछ पैसे डाले जाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि फूल बिखेरे जाते हैं या फिर पैसे जो हैं वो बिखेरे जाते हैं। तो हम बोलते हैं ना बिखेरना, फूल बिखेरना, इसीलिए ये क्या हो गया? बिखेर संस्कार। ये क्या होता है कि जो भी अर्थी है के ऊपर फूल और पैसे बिखेरना या डालना। आप बिखेरने से याद रखना कि अर्थी पे फूल और पैसे बिखेरना, इस संस्कार को क्या बोला जाता है? बिखेर संस्कार बोला जाता है। ठीक है। अगला है आधेटा या फिर बीपड़ा बासा। आधेटा नाम से ही पता चल रहा है आधा, और आगे है टा। आधेटा में क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। जब मृतक को शमशान घाट में लेके जाते हैं, आधी दूरी पे जाके उसको नीचे उतारते हैं, और आगे वाले व्यक्ति पीछे जाते हैं। जो 4 व्यक्ति उसको कंधा देते हैं, वो आगे वाले पीछे जाते हैं और पीछे वाले आगे जाते हैं, उसको बोलते हैं आधेटा या फिर बीपला बासा। तो मृतक को शमशान घाट से मध्य दूरी पे नीचे उतारा जाता है, और जो आगे वाले और पीछे वाले व्यक्ति हैं वो अपनी जगह बदलते हैं। तो क्या बोलते हैं? आधेटा या फिर बीपला बासा संस्कार बोलते हैं। ठीक है। अगला है बद्दर ओना। बद्दर ओना क्या होता है? मृतक के जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा बाल मुंडवाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है कि चोटी नहीं काटी जाती, इसमें भी चोटी नहीं काटते। तो चोटी कब काटते हैं? जब मुंडन करते हैं बच्चे का, वहां पे उनके जो भी कुल देवी और कुल देवता हैं वहां पे उसकी चोटी काट के आते हैं। ठीक है। बाकी कभी भी बच्चे की चोटी नहीं काटी जाती। ठीक है। तो बद्दर होना किसको बोलते हैं? मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो बाल मुंडवाते हैं, उसको बोलते हैं बद्दर होना संस्कार। ठीक है। उसके बाद है पानी बाड़ा संस्कार। शमशान घाट में उनका जो भी दाग है अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद सारे व्यक्ति जो वहां पे जाते हैं वो घर आके स्नान करते हैं, यानी कि नहाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पानी बाड़ा संस्कार। पानी बाड़ा संस्कार क्या है? तो शमशान घाट से यानी कि मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद में वापस घर आके नहाना क्या कहलाता है? पानी बाड़ा कहलाता है। और उसके बाद है सातरवाड़ा। सातरवाड़ा क्या कहलाता है? सगे संबंधियों के द्वारा मृतक के परिवार को सांत्वना देना क्या कहलाता है? सातरवाड़ा कहलाता है। ठीक है। सातरवाड़ा क्या है? मृतक के परिवार वालों को उनके रिश्तेदारों के द्वारा सांत्वना देना क्या कहलाता है? सातरवाड़ा। पल्ला लेना। पल्ला लेना क्या है? महिलाओं द्वारा रोना। तो महिलाएं जब किसी की मृत्यु जाती है तो जब जोर जोर से रोती हैं तो वो पल्ला लेके यानी पल्लू लेके रोती हैं, तो उस संस्कार को बोलते हैं पल्ला लेना। तो वो अपना पल्लू लेके यानी घूंघट निकाल के रोती हैं, तो उसको बोलते हैं पल्ला लेना। दागड़ी रात या फिर खींचड़ी रात। तो मृतक की जो 11वीं रात होती है उसको क्या बोलते हैं? जब उसको 11 दिन हो जाते हैं तो 11वीं रात जो होती है उसको बोलते हैं दागड़ी रात या फिर खिचड़ी रात बोलते हैं। मृत्यु पे जो भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं, यानी कि जो मृत्यु भोज है उसको क्या बोलते हैं? मोसर बोला जाता है। ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है? मृत्यु भोज को बोला जाता है मोसर। तो मोसर आपको ध्यान रखना है, मृत्यु भोज को बोला जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है, तो मोसर क्या है? मृत्यु भोज को बोला जाता है।
ऐसे जैसे मृत्यु भोज है वैसे जीवित भोज भी होता है, तो बोलते हैं जोसर। यानी कि कई व्यक्तियों को लगता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे जो बेटे हैं वो भोज नहीं करेंगे, तो वो अपने जीते जी ही भोज कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं जीवित भोज। यानी व्यक्ति जिंदा है तभी वो अपना भोज कर देता है, यानी तभी उस टाइम पे सभी व्यक्तियों को भोजन करवा देता है। उस भोजन को बोलते हैं, जो जीवित भोज होता है उसको बोलते हैं जोसर। और मोसर मृत्यु भोज और जीवित भोज जोसर। जैसे जीवित भोज ऐसे मृत्यु भोज यानी कि मोसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और कौन कौन से संस्कार हैं मृत्यु से संबंधित? अगर आदिवासियों का मृत्यु भोज है उसको बोलते हैं लोकाई। ठीक है, तो मोसर, जोसर, लोकाई। मोसर सामान्य जो भी मृत्यु भोज है, केवल मृत्यु भोज के नाम से अगर आता है तो वो मोसर कहलाएगा। अगर जीवित भोज के नाम से आएगा तो वो जोसर कहलाएगा। और अगर आदिवासियों का मृत्यु भोज आता है तो वो कहलाएगा लोकाई। वो क्या कहलाएगा? लोकाई। अगर भीलों का मृत्यु भोज आता है तो वो कहलाएगा कायटा। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं, पूछा जाता है कि है आदिवासियों का मृत्यु भोज और भीलों का मृत्यु भोज। आदिवासियों का मृत्यु भोज लोकाई हो गया और भीलों का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? कायटा कहलाता है। भीलों का कायटा, आदिवासियों का लोकाई, जीवित भोज जोसर, मृत्यु भोज मोसर। दोवणिया, दोवणिया क्या होता है? मृतक के 12वें दिन पे घर में नए मटके रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं, उस संस्कार को बोला जाता है दोवणिया संस्कार। ठीक है, उसके बाद है कागोल। कागोल क्या होता है? देखो, काग, काग से क्या होता है? कौवा। कौवों को भोजन खिलाया जाता है। कब खिलाते हैं? श्राद्ध में खिलाए जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष कब आता है? अपन ने पढ़ा था जब हम मेले और त्योहार देख रहे थे, तब हमने देखा था श्राद्ध पक्ष के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताना कि श्राद्ध पक्ष जो है वो कब आता है। श्राद्ध पक्ष में मृतक की जो मृत्यु तिथि होती है उस दिन श्राद्ध निकाला जाता है और उसके अंदर कौवे जो होते हैं, जो कौवा होता है उसको खाना खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, इस संस्कार को बोलते हैं कागोल संस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। ओक है, ओक क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है किसी त्योहार पे हो जाती है तो वो जो त्योहार है वो उस घर में फिर नहीं मनाया जाता जब तक कि उस घर में या तो किसी बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, या फिर किसी गाय के बछड़े का जन्म नहीं हो जाता, या फिर कोई शुभ काम, मतलब किसी शादी वगैरह, शादी तो नहीं होती है, या तो किसी बच्चे का जन्म नहीं हो जाता या फिर किसी गाय के बछड़े का जन्म नहीं हो जाता, तब तक उस घर में वो जो त्योहार है वो नहीं मनाया जाता। अगर किसी बच्चे या फिर बछड़े का जन्म हो जाता है उसके बाद ही वो जो त्योहार है वो वापस मनाना शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी त्योहार पे होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ओक। तो ओक क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी त्योहार पे होना ओक कहलाता है। तो ये हमने जो भी संस्कार हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं के बारे में देख लिया। 3 प्रकार के रीति रिवाज हमने देखे। जन्म से संबंधित रीति रिवाज, जो भी संस्कार हैं उनके बारे में, विवाह से संबंधित जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी संस्कार हैं उनके बारे में, और उसके बाद आती है मृत्यु। तो मृत्यु से संबंधित जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी संस्कार हैं उनके बारे में अपन ने देख लिए। इसके अलावा कोई रीति रिवाज या संस्कार नहीं बचता है, ये सारे संस्कार देख लिए। तो रीति रिवाज वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में अपनी राजस्थान की जो कला और संस्कृति है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके स्टार्ट करेंगे टेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।